नमस्कार दोस्तों। और कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत 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 खुश होंगे। बहुत खुश इसलिए होंगे क्योंकि आपने जो आंदोलन शुरू किया था उसका रिजल्ट आपको मिल गया। योगी जी ने आदेश दे दिया, परीक्षा रद्द कर दी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये परीक्षा पुनः 6 महीने के अंदर कराई जाएगी। 6 महीने का 6 महीने का मतलब ये मत समझना मेरे दोस्त कि आपको 6 महीने मिलेंगे। 6 महीने से मतलब है कि आपको कम से कम इसमें 2 से 3 महीने तो मिल ही जाएंगे। 2 से 3 महीने का मतलब ये है कि 60 से 90 दिन, यानी इन 60 से 90 दिन के अंदर आपको अपनी तैयारी को बरकरार रखना है, अपना सिलेबस भी कवर करना है। जिन भी अभ्यर्थियों का अभी अभी जो सिलेबस कवर नहीं हुआ है उन्हें अपना सिलेबस भी कवर करना है, जिनका हो गया उन्हें अपना रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जिनका सिलेबस नहीं हुआ तो वो आराम से कर सकते हैं, ठीक। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं और आपको अपना सिलेबस कवर ही करना होगा। अगर आप देखो, फ्यूचर आपको बनाना है अपना, आप अपने फ्यूचर के लिए 4 से 5 महीने नहीं पढ़ सकते, 2 से 3 महीने जी जान लगा कर नहीं पढ़ सकते। सिलेक्शन आपका ही होगा मेरे भाई, जो मेहनत करता है उसी को फल मिलता है। देख लिया ना आपने, इसका रिजल्ट भी अब देख लिया कि हमने मेहनत करी थी, ठीक है। मेहनत करी थी, उसका निर्णय भी, उसका जो फल मिला है वो हम लोगों को ही मिला है। भर्ती रद्द कर दी गई। उन नकल माफियों का क्या होगा। उन्होंने 8-8, 5-5, 10-10 लाख रुपए दिए, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनके पैसे भी गए और मुँह लटका के भी बैठ गए, ठीक है। एक बात सोचो, जो अपने लाइफ के लिए, जो अपने जीवन के लिए 4-5 महीने 1-2 साल स्ट्रगल नहीं कर सकता, वो आगे करेगा क्या। वो आगे कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। देखो, 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने मान लो, 3 महीने में अपना वो टॉपिक जो आपसे प्रश्न छूट गया पेपर में, उन गलतियों को सुधारना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, बस उन गलतियों को सुधारना है जो गलतियाँ उस पेपर करते समय हुई हैं। जिस टॉपिक से आपको प्रश्न नहीं बना या जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उस टॉपिक को पहले करो। पढ़ने का यही तो एक बेस्ट तरीका होता है कि अपनी कमजोरियाँ देखो, बस किस टॉपिक में आप कमज़ोर हो, ठीक है। ऐसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें, पढ़ते जाओ, लेकिन पढ़ना वो है जिसका यूज हम कर सकें, ठीक है, अपनी लाइफ में भी और अपने एग्जाम में भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कारक, ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड है, लिंक है। तो आज मैं आपको टॉपिक इस कारक वाले टॉपिक को कराऊंगा और इसको बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। बहुत ही शानदार टॉपिक है, एक बार अच्छे से पढ़ना, बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले हम कारक की बात करें। वैसे तो मैंने इसकी एक पॉइंट वाइज लिखा है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि कारक क्या होता है। वे शब्द, अगर इसकी परिभाषा की बात करें, तीसरे नंबर पर मैंने इसकी परिभाषा लिखी, लेकिन मैं पहले पे ही बताना चाहता हूँ क्योंकि आपको आज समझने में आसानी होगी। कारक क्या होते हैं कि वे शब्द, कौन से शब्द मैं आपको बाद में बताऊँगा, वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। किसके साथ। कारक का हमेशा क्रिया से संबंध होता है, इस बात को गांठ बांध लेना। वे शब्द जिनका प्रत्यक्ष रूप से क्रिया के साथ संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं, ठीक है। इसकी शब्द, ये जो कारक चिन्ह है ये कैसे बना है, ये कारक शब्द है ये कैसे बना है, तो इसमें एक क्र नामक एक धातु है, यानी क्रिया है, संस्कृत का शब्द, ठीक है। और पबुल, पबुल इसमें प्रत्यय है। अगर इसकी शाब्दिक अर्थ की बात करें तो कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, करने वाला। और परिभाषा की बात करें तो इसकी जो परिभाषा है, देखो इसकी परिभाषा है जो शब्द, यानी जो शब्द की जगह पे मैंने जिसका लिख दिया, यानी जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो, वे शब्द जिनका क्रिया से सीधा संबंध हो कारक कहलाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि वाक्य में जो शब्द दूसरे शब्दों से अपना संबंध प्रकट करते हैं, जो शब्द दूसरे शब्दों से अपना संबंध प्रकट करते हैं उन्हें कारक कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि कारक के भेद कितने होते हैं। अगर मेनली देखा जाए तो कारक के 8 भेद होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कारक के 6 भेद भी माने जाते हैं। वो कारक के 6 भेद क्यों माने जाते हैं, क्योंकि संबंध कारक और संबोधन कारक का क्रिया के साथ कोई भी प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होता, लेकिन ये कारकों की तरह ही व्यवहार करते हैं, इसलिए संबंध कारक और संबोधन कारक को कारकों के अंतर्गत ही माना जाता है, ठीक है। अगर हम संबंध कारक और संबोधन कारक को कारक का भेद नहीं माने तो ये 6 प्रकार के कारक होते हैं, ठीक। तो घबराना मत, कभी कभी आपको 6 भी मिल जाएंगे, कहीं कहीं आपको 8 भी मिल जाएंगे, ठीक है। अगर विभक्ति की बात करें तो कारक की विभक्ति 7 होती हैं। अरे अब आप ऐसे बोलेंगे कि ऐसा क्यों,
कारक 8 होते तो विभक्ति भी 8 होनी चाहिए। तो मेरे भाई जो जो हमारा संबोधन कारक होता है, जो हमारा संबोधन कारक होता है और कर्ता कारक, संबोधन कारक और कर्ता कारक दोनों की ही प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए विभक्तियों की संख्या 7 होती है। ठीक। अब कारक चिन्ह को ही दूसरा नाम है परसर्ग, यानी कारक चिन्ह का दूसरा नाम है परसर्ग, इसे परसर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, तो देखो, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, राम ने रावण को बाण से मारा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि वे शब्द जिनका क्रिया से सीधा संबंध होता है वही कारक कहलाया जाता है। राम ने रावण को बाण से मारा, यह बाण से मारा, क्रिया के पास सबसे नज़दीक कौन है? बाण। बाण क्या है? साधन है। साधन का मतलब करण, यानी कारण। तो यहाँ पर कर्ता हुआ राम, कर्म हुआ रावण और बाण हुआ साधन। ठीक है, तो किसके द्वारा मारा? बाण के द्वारा। तो बाण का क्रिया से सीधा संबंध है। बाण का क्रिया से सीधा संबंध होने का मतलब है यहाँ पर करण कारक है। करण कारक की जो परसर्ग चिन्ह होता है वो क्या होता है? से होता है। यानी राम ने, यानी कर्ता ने कर्म को करण से क्या साधन है? बाण। ठीक है, इसके द्वारा मारा। अभी मैं आपको ऊपर बताया कि संबोधन कारक और संबंध कारक, इन दोनों का क्रिया के साथ कोई प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होता, इसलिए इन्हें कारक नहीं माना जाता। ठीक है, लेकिन ये कारकों की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए इन्हें कारकों के साथ पढ़ लिया जाता है। अब आइए हम एक एक से कारकों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कारक की विभक्तियाँ होती हैं, कुल 7 विभक्तियाँ होती हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है, कारकों के भेद से भी प्रश्न पूछ सकता है और उनके कारक चिन्ह यानी परिसर्ग से भी प्रश्न पूछ सकता है। कारक की प्रथमा विभक्ति होती है कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है ने। आपसे ये भी पूछ सकता है कि करण कारक का चिन्ह क्या होता है, तो आपको उत्तर देना होगा से या के द्वारा। करण कारक की विभक्ति कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति होती है। प्रश्न आपसे कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, जैसे वो आपसे पूछ सकता है कि अपादान कारक का परसर्ग क्या होता है? से होता है और अलगाव के भाव में होता है। अपादान कारक की विभक्ति कौन सी होती है? तो वो होती है पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति कर्म को परसर्ग चिन्ह, तृतीय विभक्ति करण से या के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान परसर्ग चिन्ह होता है इसका के लिए, पंचमी विभक्ति अपादान से अलग होना, षष्ठी विभक्ति संबंध, सप्तमी विभक्ति अधिकरण में पेपर। जैसे ही हम सप्तमी विभक्ति पर से अष्टमी पर जाते हैं तो अष्टमी कोई विभक्ति नहीं होती, वहाँ से हमारी पुनः शुरू हो जाती है प्रथमा विभक्ति। इसलिए मैंने बताया कि संबंध कारक, संबोधन कारक और कर्ता कारक की दोनों की प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए विभक्तियों की संख्या होती है 7। अब आइए हम इस आगे हम सिर्फ कर्ता कारक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो कर्ता कारक के बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, मनुष्य का दिमाग जब कोई काम शुरू करता है तो उसका दिमाग जो है वो 8 से 10 मिनट इतना फ्रेश रहता है, इतना फोकस्ड रहता है कि वो किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको 8 से 10 मिनट, 10 से 12 मिनट इतनी ही लॉन्ग वीडियो पर इतनी ही मिनट की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जिससे कि देखो आपका माइंड एकदम फोकस्ड रहना चाहिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो मैं मानता हूँ कि 10-15 मिनट तक हमारा माइंड जो है वो एकदम फोकस्ड रहता है किसी भी चीज़ पर, तो हम आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्ता कारक। कर्ता क्या होता है? जो क्रिया को करता है, यानी कर्ता कारक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कर्ता कारक के बिना क्रिया हो ही नहीं सकती, यानी कर्ता के बिना क्रिया हो ही नहीं सकती। अगर कर्ता नहीं है तो क्रिया कौन करेगा? ठीक है, अगर यहाँ पर पक्षी नहीं होते तो उड़ते का मतलब ही क्या है? उड़ते का मतलब क्या? क्रिया है, लेकिन कौन कर रहा है? पक्षी कर रहे हैं। कैसे? पक्षी उड़ते हैं। इसकी प्रथमा विभक्ति होती है, परसर्ग होता है ने, यानी परसर्ग या कारक चिन्ह होता है ने। परिभाषा है किसी कार्य को करने के लिए जो स्वतंत्र हो उसे कर्ता कहते हैं, यानी कर्ता स्वतंत्र होते हैं अपने आप में। ठीक है, उड़ते हैं, कौन उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। तो आप कर्ता की पहचान कैसे करते हैं? कौन शब्द का यूज करके, कौन प्रश्नवाचक शब्द का यूज करके। कौन उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। कौन रोता है? बच्चा रोता है। तो बच्चा इसमें करता हुआ, राम करता हुआ, पक्षी करता हुआ। ठीक है, शिक्षक पढ़ा रहा है। कौन पढ़ा रहा है? शिक्षक। तो शिक्षक करता हुआ। ठीक है, छात्र पढ़ रहे हैं, तो इसमें कर्ता कौन है? छात्र। क्रिया का है, क्या हो रही है? पढ़ रहे हैं। मैंने उसे पढ़ाया, तो यहाँ पर कर्ता क्या है? मैंने। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं।
कर्ता कारक तक। देखो मैं 10 मिनट की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 10 से 12 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक जो हमारा माइंड एकदम फोकस्ड रहता है, हम चीज़ों को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से लर्न कर लेते हैं, बहुत आसानी से सीख जाते हैं। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो प्रोवाइड कराऊँ हर एक सब टॉपिक की, और उसे आपको इतने अच्छे से समझा दूँ कि आपको दोबारा करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।